सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है और किस रणनीति को अपना करके आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये सारा बात आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। कमजोर छात्र या कई सारे बदलाव भी आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कर दिए गए हैं, जो कि नए छात्र को तो समझना बेहद ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं कि सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई का फॉर्म तो आप लोग डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं आप नहीं जान पाते हैं या उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका रिटन एग्जाम में बहुत कम स्कोर हो पाता है और पूरे एग्जाम पैटर्न को समझने में आप कहीं ना कहीं फॉल्ट करते हैं। इस कारण से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज के वीडियो में आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि अगर आप सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई का तैयारी करते हैं तो क्या क्या चीज ऐसा है जिसको आपको बहुत अच्छे से गौर करना होगा और उस स्टेप पे आपको चलना होगा, क्योंकि आपको इस नौकरी को लेना है। ये सरकारी नौकरी आपके हाथ में जाना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई के सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी पे, यानी कि आज हम एग्जाम पैटर्न पे भी बात करेंगे। सिलेबस भी आपको अच्छे से हम समझाने वाले हैं कि अगर आप फॉर्म भर देते हैं उसके बाद क्या क्या आपको करना होता है, सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, और साथ में स्ट्रेटजी भी आपको समझाएंगे कि किस रणनीति को तैयार करके आप इस एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे पढ़ के आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कुछ अलग बात भी करेंगे, जैसे टाइपिंग कब शुरू करेंगे और कितना स्कोर करना होगा, कमजोर छात्र जो हैं वो किस लेवल पर पढ़ेंगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये सब बात भी आपको हम बताएंगे। आइए इसका शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से, कि आप लोग का एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। सबसे पहले आप लोग फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आप लोग का सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आप लोग का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि हम सिलेक्शन प्रोसेस में आपको समझाएंगे। और उसमें आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा उसको समझिएगा। टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो 100 होने वाला है। 100 क्वेश्चन ही निर्धारित करेगा कि आप अगले स्टेप के और बढ़ पाइएगा कि नहीं, वो यहीं से डिसाइड हो जाएगा 100 क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहां पे आप लोग को क्या करना है, बहुत ज्यादा स्कोर करना है। टोटल मार्क्स कितना होगा 100 क्वेश्चन के लिए, तो 100 नंबर का ही आपको दिया जाएगा परीक्षा, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का है, 1 नंबर का। टाइम इसमें आपको कितना दिया जाएगा, 90 मिनट का। ये बहुत ही जरूरी होता है कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स दिया जाएगा और मात्र 90 मिनट का समय मिल रहा है, यानी कि 1.5 घंटा का समय आपको दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय भी आपको नहीं मिल रहा है। इसके कारण आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना होता है। और फिर इसमें एक नया चीज आप क्या देखेंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग भी दे दिया गया है 0.25 का, यानी 1/4 का। इसके कारण भी बहुत सारे लोग क्या होंगे ना कि टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि निगेटिव मार्किंग क्या होता है कि आप जल्दी से किसी क्वेश्चन को लगा दिए और वो गलत हो गया, तो सिर्फ वो क्वेश्चन गलत नहीं हो गया, वो किसी और क्वेश्चन का भी मार्क्स आपसे लेकर के चला गया जो कि आप सही बना करके आए हैं। इस कारण से होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, 1-2 नंबर कट ऑफ से पीछे आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव मतलब इतिहास में पहली बार किया गया। इससे पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन जोड़ा गया आपको 0.25 का। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस छोटे से बदलाव के कारण बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव आपको इस एग्जाम में बहुत लोगों के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम का मोड कैसा होने वाला है, क्योंकि आप जो एग्जाम देंगे वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, पेन पेपर पे होगा कि आपका कंप्यूटर पे बैठा करके एग्जाम लेगा। बहुत सारे लोग होंगे जहां पे चीटिंग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका क्वेश्चन अलग अलग होगा। आपके बगल में बैठे लोग का क्वेश्चन अलग होगा, आपको शो होगा 1 नंबर क्वेश्चन तो उसको शो होगा, आपका 87 नंबर क्वेश्चन उसको पहला में होगा, आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर में उसका दिया रहेगा। मतलब क्वेश्चन का अदला बदली रहता है पूरा, जो कि मैचिंग नहीं रहेगा। आपके अगल बगल बैठे जितने भी छात्र होंगे, चीटिंग का बहुत कम संभावना होता है। इस कारण से इस एग्जाम को ऑनलाइन किया गया है पहली बार। ये भी बहुत बड़ा बदलाव जो कि आपको हम बता रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। ये बदलाव हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो लोग अगर ये सोचते आते होंगे कि इसका एग्जाम ऐसे होता है, जो पुराने लोग होंगे जो इस वैकेंसी को पहले डालते होंगे, जैसे कि 2016 में ये वैकेंसी निकला था, उसके बाद वैकेंसी निकला ही नहीं, तो बहुत लोग तैयारी भी नहीं किए होंगे। तो पहली बार फॉर्म भरेंगे, पहली बार एग्जाम देंगे, तो पहली बार ये सब चीज उनको देखने के लिए भी मिलेगा। जो ओल्ड छात्र हैं, यानी कि जो पुराने छात्र हैं, जो फिर से इस वैकेंसी को भरने योग्य है, कम से कम हमें तो नहीं लगता है कि योग्य होंगे, जितने भी छात्र होंगे सब नए होंगे, क्योंकि 25 वर्ष तक का है, इसमें उम्र भी दिया जाता है। इस कारण से सब लोग जो है नए होंगे, पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, हम जानते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कैसे निकालना है वो भी आपको हम समझाने वाले। ठीक है, ध्यान से बस इस वीडियो को देखिएगा और साथ में हमसे बने रहिएगा, यानी जुड़े भी रहिएगा। और सब्सक्राइब लाइक तो आप कर ही देते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे एग्जाम मोड जो है आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन होने वाला है। तो जहां जहां आपका सेंटर देगा वहीं पे आपका ऑनलाइन एग्जाम आपसे लिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा। इसका आपके पास जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो रेंडमली क्वेश्चन आएंगे, उसका लैंग्वेज कैसा होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन दिखेगा। आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ करके उसमें आप जवाब दे सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है।
नॉर्मलाइजेशन का अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं देखा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे एग्जाम में देखा जाता है, लेकिन इसमें आपका नहीं देखा जाएगा। ये बहुत बड़ा अच्छा बात है, अच्छा चीज़ है, क्योंकि इसके कारण भी बहुत सारे छात्र परेशान हो जाते हैं। खास करके रेलवे में तो इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है नॉर्मलाइजेशन का, अच्छे लोगों का नंबर कम और जो कम बना करके आए उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खैर आप लोग को इस परिस्थिति से होकर के गुजरना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे बड़ा बात कि सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या होगा, क्योंकि आप फॉर्म भर दिए हैं, सबसे पहला काम तो आप कर दिए। उसके बाद सबसे दूसरा काम जो होगा आपका वो एग्जाम होगा, यानी रिटन एग्जाम होगा, जो कि लिखे हैं रिटन एग्जाम होगा आप लोग का। उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट क्या है, अगर आप HCM के लिए डालते हैं तो आपका टाइपिंग लिया जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हैं, जो भी आप करते हैं। उसके बाद अगर आप ASI में डालते हैं, ASI के लिए डालते हैं तो आपका स्टेनो लिया जाएगा, जो कि स्टेनोग्राफर होता है, शॉर्ट हैंड मांगा जाता है। ये अगर आप सीखे होते हैं तो ASI डालते हैं, या दोनों आपके पास है तो आप दोनों भी डाल सकते हैं। तो इस कारण से दूसरा जो आपका होगा वो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, मतलब आपका जो स्किल है उसको टेस्ट किया जाएगा। आप टाइपिंग करते हैं तो वहां पर टाइपिंग का परीक्षण, या आप स्टेनो करते हैं तो स्टेनो का परीक्षण लिया जाएगा। ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, और सबसे हार्ड हमको लगता है यही होता है, क्योंकि रिटन में बहुत सारे लोग देखेंगे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जाकर के फंसते हैं बहुत सारे डिस्क्वालीफाई, मतलब अधिकतर भीड़ यहाँ पे जाकर डिस्क्वालीफाई होता है, जो कि अच्छा होता है पढ़ने में, लेकिन स्किल टेस्ट ना होने के कारण से वो यहाँ पे असफल हो जाता है। उसके बाद आप लोग का फिजिकल लिया जाएगा, जिसमें दौड़ नहीं होगा। फिजिकल का मतलब हमेशा आप दौड़ समझ लेते हैं, यहाँ पे PET PST यानी कि आपका हाइट वेट चेस्ट लिया जाएगा, और वेट वगैरह मेजरमेंट किया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, तो सब पास कर जाता है। बहुत हैवी वजन वाले ही कभी कभी छटते हैं, तो बाकी सब पास कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे लिया जाएगा उसके बाद, फिजिकल के बाद, या उसी समय भी लिया जाता है। उसके बाद मेडिकल लिया जाएगा, जो कि अच्छा होता है। मेडिकल अच्छे पैमाने पर इसमें लिया जाता है, क्योंकि CRPF का जॉब है सेंट्रल लेवल का, तो अच्छा मेडिकल होता है। मेरिट लिस्ट उसके बाद जारी किया जाता है, इसमें भी बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो 3-4 चीज़ ऐसा है ना जहाँ पे आपका छटने का संख्या थोड़ा सा संभावना जो होता है बढ़ जाता है। सबसे पहला तो आप रिटन में अगर क्वालिफाई करते हैं, जो कि इजी होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, यहाँ पे आपको जोर देना है। यहाँ निकल गए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल पे जोर देना है। फिजिकल में आप पास कर जाएंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आना सबसे बड़ा बात होता है, जो कि कौन लेकर के आपको आएगा, तो ये आपका रिटन टेस्ट, इसी के आधार पर मेरिट बनेगा। ये सब क्वालिफाइंग नेचर का होगा टोटल, इस पर आपका मेरिट बनेगा। जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा पहले आपको स्थान मिल पाएगा वहाँ पर। ये सब चीज़ आप समझते चल रहे हैं। अभी बुक का भी आपको जानकारी देते हैं कि कौन सा बुक आपको पढ़ना होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नए छात्र अच्छे से ध्यान देंगे थोड़ा सा कि सिलेबस और स्ट्रेटजी इसमें क्या क्या अपनाना है। स्ट्रेटजी यानी कि आपको रणनीति क्या अपनाना है। आइए सबसे पहले सिलेबस को समझाते हैं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, यानी कि CBT एग्जाम होगा आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड, तो उसके बाद सबसे पहले आपको मिलेगा हिंदी या इंग्लिश में से चुनाव करने के लिए कि आप किसको चुनते हैं, जो कि आप पहले से भी सोच करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि हिंदी का तैयारी करें कि इंग्लिश का तैयारी करें। दोनों का नहीं करना है, किसी एक का करना। आपको चॉइस दिया गया है। अगर आप CBSE के छात्र हैं तो इंग्लिश को चुन सकते हैं। लैंग्वेज नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। लैंग्वेज तो दोनों में रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताया ना, यहाँ पे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, वो भाषा हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट से क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश किसी दोनों से आएगा, लेकिन आप किसी एक को चुन सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश को चुनेंगे, हिंदी मीडियम वाला हिंदी को चुनेंगे। ऐसे जो थोड़ा थोड़ा दोनों पढ़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि हिंदी चुने कि इंग्लिश चुने। हमको ये बताइए कि हमको क्या लेना चाहिए। अगर आप दोनों में कंफ्यूज हैं, आप दोनों भी आधा आधा पढ़ चुके हैं, तो क्या लेने में आप कंफ्यूज हैं, तो आप हिंदी को ले सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी रहता है, इंग्लिश की अपेक्षा आप अगर देखेंगे तो ये इजी रहता है, ठीक है। तो ये अपने अनुसार भी आप देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो इस पर लॉन्ग वीडियो हम बना देंगे, जिस पर एनालिसिस आपको कर देंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग हमको लगता है हिंदी ही लेंगे। तो 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। हिंदी या इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन आपको बनाना है किसी एक को। उसके बाद देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन। अब टोटल क्वेश्चन तो 100 है, आपको पता हो गया कि टोटल क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में से आ गया। जनरल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आ गया। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड होता कैसा है, इसका प्रश्न कैसा होता है, कैसे हम इसको बनाएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम बता देंगे कि कैसा ये होता है, क्योंकि ये भी एक रीजनिंग का ही छोटा रूप है। जैसे आपको कहें कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग में सबसे ईजी आपको क्या लगता है, तो आप कहेगा रीजनिंग ईजी लगता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछे कि हिंदी, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन सबसे इजी लगता है, तो आप कहेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड सबसे इजी होता है। रीजनिंग से भी इजी ये माना जाता है। कॉमन सेंस के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, घरेलू टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और कुछ आपको रीजनिंग से टच करता हुआ भी प्रश्न बहुत इजी तौर पे आपके सेंस के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। जो कि हमें उम्मीद है, पूरा उम्मीद है हमें कि अच्छे छात्र हो या कमजोर छात्र हो, 25 में से 20 लगभग में तो इसमें बना ही देंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, इसमें बन जाएगा, ठीक है। फिर जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है, जो कि आपका रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग जो आप आज तक आप पढ़ते होंगे, वो चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, दोनों से क्वेश्चन आता है इसमें। उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखिए नाम थोड़ा सा अलग अलग दिया गया है, इसको सिंपल सा नेम देते तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होता है क्या कि मैथ आपसे पूछा जाता है, और बहुत अच्छे लेवल का
मैथ पूछा जाता है, यानी कि नॉर्मल लेवल का, 12th से नीचे लेवल का मैथ पूछा जाता है, जो कि आपका अरिथमेटिक से ज़्यादा प्रश्न आपको रहेगा। जैसे होता है नंबर सिस्टम होता है, अरिथमेटिक होता है, एडवांस होता है, तो एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन, अरिथमेटिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच करता है। और यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग में वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो ये कुछ आपको सिलेबस हम बताए जो कि इस पर आपको मेहनत करना, आप कैसे करना वो भी हम बताएंगे। और आपको अभी ही सूचना हम देते हैं कि इस पर हम एक डिटेल सिलेबस भी लाएंगे जो कि आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक सब्जेक्ट में। डीपली थोड़ा सिलेबस का हम एनालिसिस कर देंगे आप लोग को, लेकिन इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा अगर आप लोग को उस वीडियो का जरूरत है। अब आइए थोड़ा सा आप लोग को हम बुक का भी जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बुक भी थोड़ा सा हमको बता दीजिए, कौन सा बुक पढ़ के हम सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल हो या एएसआई हो, उसमें हम अच्छा से तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी के लिए आपको हम बुक बताते हैं, जो कि हिंदी के लिए बेस्ट बुक माना जाता है और बहुत बार ये इसमें साबित भी हो चुका है, जो कि आप लोग को इसको फॉलो करना चाहिए। पहले भी हम बता चुके हैं, जो भी छात्र हमको पहले से देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे, हम इस बुक को बहुत बार सजेस्ट भी कर चुके हैं आप लोग को, जो कि सामान्य हिंदी का होता है। यहां से बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और बहुत ही अच्छे लेवल पर इसमें समझा भी दिया गया है आपको। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से है, आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक आपको हिंदी में मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, आपका एक शब्द कहने एक शब्द, जो भी हो गया, सब चीज आपको इसमें आराम से मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी करवा दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में, इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में हिंदी का प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आएंगे। तो ये हिंदी का हो गया। अब कहेंगे हम इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश का बताइए, बस इसी का आप लोग को जनरल इंग्लिश आता है, क्योंकि आपको पता है हिंदी में व्याकरण से क्वेश्चन और इंग्लिश में ग्रामर से क्वेश्चन, तो इजी टू लर्न जनरल इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड का आता है, जिसका लिंक आपको, तीनों बुक का लिंक, एक और हम मैथ का भी आपको बताते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, जो कि अमेजन से आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, असुविधा आप लोग को नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश से बनेगा वो इससे बाहर नहीं बनेगा, यानी कि जितना भी चीज आपको पूछा जाएगा इंग्लिश के रूप में वो पूरे ग्रामर में यहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस भी करवा दिया गया इस बुक में। इस बुक की खासियत ये है कि आप आराम से इसको अपने से भी पढ़ करके समझ सकते हैं अगर आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना जानते हैं तो। अब आइए थोड़ा सा मैथ का बुक हम बता देते हैं। मैथ यानी कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो 75 नंबर का तो आपको हम बुक बता दिए, और इस 25 नंबर का जो बुक है इसके लिए कोई बुक स्पेशल नहीं आता है, ये आप खुद से तैयार करते आ रहे थे और करते रहेंगे, अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। मैथ के लिए आप देख सकते हैं, हर एक एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है। यहाँ पे खास रूप से इसमें एक कोट भी दिया था, पेपर पक्का फंसेगा, यानी कि क्वेश्चन यहीं से देखे जाएंगे, और संख्यात्मक अभियोक्ता करके एक बुक आता है जो कि मैथ का है, काफी अच्छा बुक है। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया गया है, सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे, लाभ हानि का चैप्टर हो गया, प्रतिशत का चैप्टर हो गया, SICI हो गया, आपका एवरेज हो गया, जो भी है नंबर सिस्टम, आपका अरिथमेटिक है, एडवांस है, सब आपको इसमें मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका सीआरपीएफ के एग्जाम में आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये तीनों बुक बना करके आप अगर जाते हैं एग्जाम में तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं भी पीछे रहेंगे और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके आएंगे, बशर्ते कि आप अपने से भी अगर इसको फॉलो करते हैं फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये तीनों चीज का आपको हम बुक बता दिए, जो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, इसका तो नहीं है, तो आप लोग इसको अपने से भी कर सकते हैं या खुद से आपका होते भी चलेगा। तीनों बुक पढ़िएगा आराम से, अपने आप आपका हो जाएगा। तो ये सबका आपको हम बुक बता दिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया गया, आप आराम से वहां पे जाकर के उसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हुआ सिलेबस का बात और स्ट्रेटजी का बात आपको हम बताया। स्ट्रेटजी में थोड़ा सा और आपको हम बताते हैं कि सभी सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। कमजोर छात्र या बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं उनमें यही अंतर होता है कि बस वो क्या करेंगे ना, वो रिवीजन करते हैं तो सब सब्जेक्ट का एक साथ कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे या इस एग्जाम को देंगे, तो आपको सब सब्जेक्ट को एक बार नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखिए हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि सीरियली कैसे पढ़ना है। सबसे पहले एक नंबर को पढ़ना है। एक नंबर किस में लिखा हुआ है, तो हिंदी में, या हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है, सबसे पहले डिसाइड करिए और उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। आप उसको पूरा कर लीजिए। बुक कौन सा, तो बुक आपको बता दिए, और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं या किसी टीचर के पास फाउंडेशन भी पढ़ सकते हैं। जितना कम दिन में हो सके उतना कम दिन में खत्म करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड हिंदी होता नहीं है, और इंग्लिश भी क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा दिन आपको नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे पहला, और फिर तीसरा को पकड़िएगा। तीसरा कौन सा है, तो आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। हिंदी इंग्लिश के बाद क्या करना है कि रीजनिंग को पकड़ना है। रीजनिंग को अगर पकड़े तो वो भी बहुत आसान है, आप आराम से, बहुत कम उसमें टॉपिक है, बहुत कम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप पढ़ेंगे तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उसको खत्म कर लिए। तो एक एक करके करना है, ना कि एक ही बार में एक ही दिन में क्या कर रहे हैं कि आज मैथ भी 2 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर 2 घंटा में रीजनिंग पढ़ रहे हैं, फिर 1 घंटा थोड़ा सा मन किया तो आराम से हम यहाँ हिंदी भी निकाल के बैठ गए। और जीके जीएस तो आपके एग्जाम में है नहीं, करंट अफेयर्स तो है नहीं, तो आपको उतना टेंशन
टेंशन लेना भी नहीं है। बहुत बड़ा बोझ आपका कम कर दिया गया है। इतना बड़ा बोझ रहता है कि इसमें दिमाग बहुत ज्यादा खप जाता है और अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाता और कंफर्म भी नहीं हो पाता है कि कितना नंबर हमको जीके जीएस में आया, चाहे आएगा चाहे नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मारने के बाद हमेशा ये बना रहता है कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा, कुछ और ना सही हो जाए। तो ये सब आपको स्कोरिंग टॉपिक दिए गए हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी हालत में करना होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या कहा गया है कि 2 नंबर को आपको पकड़ना है। 2 नंबर के आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस इसका प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा देख लेना है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमसे कितना बनता है और कितना नहीं बनता, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। फिर चौथे नंबर को पकड़ना है, यानी कि आपका मैथ को, मैथ में क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक पर पूरा जोर लगा देना है और अच्छे से हर एक टॉपिक को, अर्थमेटिक का जितना भी टॉपिक है उसमें 6-7 टॉपिक ही ऐसे हैं अर्थमेटिक में, या 10 होगा, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से हर एक एग्जाम में बनता है, इसमें भी हमेशा से बनते आया है और इस बार भी बनेगा। तो आप लोग को इसको थोड़ा सा गौर करना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से पढ़ना है, एक ही बार में तीनों चीज नहीं पढ़िएगा, इसको दिन बांध दीजिएगा, 10 दिन इसको पढ़ेंगे, 10 दिन इसको पढ़ेंगे, फिर 10 दिन इसको पढ़ेंगे और फिर जब सब हो जाएगा तो फिर 10 दिन इसको, मतलब एक सीरियली पढ़ते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा से आप कंफर्म हो पाइएगा कि हाँ हमको याद रह रहा है, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो हमको याद रह रहा है। मतलब आज मैथ पढ़े 2 घंटा और फिर तुरंत रीजनिंग पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो न्यूज़पेपर की तरह हो जाएगा कि आज ये खबर, कल वो खबर, कल वो खबर, कौन खबर कब मिला, कहाँ का मिला, कुछ पता नहीं रहेगा, वो हौच पौच हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए छात्र होंगे तो आप समझ रहे होंगे, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, मतलब पूरा जानते हैं, सब चीज़ का सिलेबस आप कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप कहीं से भी पढ़िएगा, वो आपका रिवीजन हो रहा है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो रिवीजन कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे समझ गए। इस पर एक ही वीडियो नहीं, और भी बहुत सारा वीडियो हम लाएंगे, ठीक है, और भी बहुत चीज बताएंगे, आपका कमजोरी को बताएंगे, आपका तरीका को। बस आप लोग को हमसे जुड़ करके रहना है और भी बहुत सारा चीज आपको हम बताएंगे, सीरियली बताते चलेंगे। जब भी एग्जाम में कोई भी चीज बदलाव होगा, चाहे कोई भी अपडेट आएगा, चाहे कुछ भी हमको लगेगा ऐसा कि आपका कमजोरी है, ये चीज आपको बता देना चाहिए ताकि आप पहले ही इसको सुधार लें, वो चीज आपको हम जरूर बता देंगे। उसके बाद देखेंगे टाइम मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, जो कि आपको हम पहले बता दिए कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से नहीं है, चारों अलग अलग सब्जेक्ट से है। तो चुनना है आपको कि मैथ को पहले नहीं बनाना है, पहले हिंदी को बना लेंगे, रीजनिंग को बना लेंगे, इसको बना लेंगे, उसके बाद इस पर टच करेंगे हम, क्योंकि जहां भी समय ज्यादा खपेगा, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन मैथ का ऐसा दिया जाता है कि वो आपका पूरा समय खा जाए, उसको नहीं बनाना है, उसको छोड़ देना है, समझ जाना है, सेंस ऑफ ह्यूमर वहां पे काम करना है कि नहीं, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन को देखना है और उसको बनाना है। नेगेटिव मार्किंग भी पास में है, तो ऐसे ही किसी क्वेश्चन पर टिक भी नहीं लगाना है। ये सब चीज़ आपको एग्जाम तक याद रहेगा तब ना। आज तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा सोच रहे हैं कि नहीं चलो ऐसे 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 करेंगे, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, यानी कि थोड़ा सा संभाल के रख लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले भी अगर देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ आप अपडेट हो जाते हैं कि क्या हमको करना चाहिए एग्जाम में जाकर के, जो कि बताया गया था, ठीक है। उसको देखते हैं, टाइम मैनेज तो हो गया। उसको टाइपिंग कब से शुरू करें, तो ये तो आपका रिटर्न का बाद का भाग हो गया। सबसे पहले रिटर्न के लिए आपको जितना भी चीज़ जरूरी था वो हम बता दिए। रिटर्न के बाद आप लोग का टाइपिंग आता है, तो टाइपिंग रिटर्न के बाद करना है कि पहले करना है, तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट होंगे, जो कि नौकरी लेना है जिनको सरकारी नौकरी, तो वो तो अभी से ही हल्का हल्का कम से कम हाथ बैठाना तो सीख जाएंगे टाइपिंग पर, है ना। पहले जो बेसिक काम उस पर होता है सीख जाएंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते अगर एग्जाम आप दे दिए, उसके बाद भी अगर आप स्पीड करते हैं तो आराम से आप सीख जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, स्टेनो से ईजी होता है, जो शॉर्ट हैंड होता है उससे ईजी है। तो आप 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने में आप आराम से सीख सकते हैं, जो कि आपको समय मिलेगा। आप फॉर्म भरे हैं, फॉर्म के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद भी 2-3 महीना मिलता है, तो अच्छा ड्यूरेशन आपको मिल जाता है टाइपिंग के लिए, जो कि आप चाहेंगे तो आप उसमें आराम से निकाल सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं या कहीं साइबर में भी जाके, साइबर कैफे में जाके भी आप आराम से टाइपिंग सेंटर पर जाके भी आप सीख सकते हैं। कुछ चार्ज होता है पर मंथ का, वो देकर के आप सीख सकते हैं 2-3 महीने, ठीक है, वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। खुद पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के भरोसे रहिएगा तो सिखा देगा, खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। इस पर एक वीडियो ले आएंगे, अगर ऐसा होगा तो उसमें बता देंगे आपको कब कब क्या क्या करना है और कैसे करना है, वो भी चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। तो जुड़े जरूर रहिएगा, हम हमेशा कहते हैं कि आप जुड़े रहते हैं तो टोटल वीडियो आपको मेरा मिलते रहता है, ठीक है। टाइपिंग भी बता दिए, अब स्कोर कितना करना होगा ये भी आपको बताते हैं। देखिए, जैसे स्कोर का अगर हम बात करते हैं तो स्कोर सब विद्यार्थी का अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग का किसी का रीजनिंग बहुत मजबूत होगा, किसी का मैथ पे बहुत अच्छा कमांड होगा, वो सीजीएल का स्टूडेंट होगा, किसी का हिंदी पे कमांड होगा, वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम देता होगा, और ये तो सबका होगा ही, तो अलग अलग होगा। लेकिन स्कोर अगर आप 3 को लेकर के चलते हैं, मात्र 3 को लेकर के चलते हैं, तो आप सेफ स्कोर में आ जाते हैं। अच्छे से किसी भी 3 सब्जेक्ट पर आप अगर फोकस कर देते हैं इसमें 4 में से, तो आप अच्छे स्कोर में आते हैं। यानी कि अगर आप 70 to 75 भी स्कोर करते हैं, जो कि मेरे तरफ से हमेशा मिनिमम रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा आप लोग को हम परेशान करने का प्रयास नहीं करते हैं, जितना रिजल्ट बन जाएगा उतना ही बताते हैं। 100 बता देने से क्या होगा, 100 बोल देंगे कि 100 नंबर लाइएगा तो पक्का पास कर जाइएगा, तो उतना तो करना ही है। लेकिन इतना भी आप ले आते हैं, 1-2 नंबर कम भी रहेगा
फिर भी आप पास कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम में बदलाव है, निगेटिव मार्किंग है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो कई लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना इसके कारण, तो कट ऑफ नीचे जाएगा और फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इसमें गिरने वाला नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क इसके लिए रहिएगा, स्कोर इतना में आप लाते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं। और कमजोर छात्र के लिए आपको हम नियम बताए दिए, तो ओवरऑल आपको पूरा हम जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास किए, जो कि आपका सिलेबस का था और स्ट्रेटजी का था कि पढ़ना कैसे है, शुरुआत कम से कम कैसे करना है, क्या टेक्निक लगाना है, और भी बहुत ज़्यादा वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में आपको हम क्या क्या बताया, आपको हम एग्जाम पैटर्न बताया, सिलेबस बताया, स्ट्रेटजी बताया, बुक का भी जानकारी दिए। तो आपको क्या करना है, अब ये सारी चीज़ को फॉलो करना है, जितना चीज़ हम बताया उसको फॉलो करना है, और साथ में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना है, और कुछ ये सूचना थोड़ा शेयर कर देने के लिए दूसरे के पास शेयर कर देना होगा आपको। शेयर के बटन पर जाकर किसी और को भेज दीजिए, अपने चाहने वाले को, यानी कि आपके जो करीबी हैं उनको भेजिए कि आप भी ये सूचना लीजिए, और आपको समझ में आएगा कि करना कैसे सीआरपीएफ के लिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं सब चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया हो, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और एग्जाम का तैयारी सबसे बेहतरीन करते रहिए। आपके एग्जाम के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।